बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू एक्सेस HEC डिजिटल लाइब्रेरी। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो डिजिटल लाइब्रेरी है उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा HEC डिजिटल लाइब्रेरी से रिलेटेड है। हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इस प्रेजेंटेशन के वो क्या है कि हमें मालूम हो कि डिजिटल लाइब्रेरी किसे कहते हैं, इंट्रोडक्शन टू हायर एजुकेशन कमीशन डिजिटल लाइब्रेरी, थोड़ा सा इसका तारुफ जो है हम उसको डिस्कस करेंगे। कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज जो हमें हायर एजुकेशन कमीशन की डिजिटल लाइब्रेरी जो प्रोवाइड करती है। चौथा जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है हाउ टू एक्सेस HEC डिजिटल लाइब्रेरी, मतलब HEC डिजिटल लाइब्रेरी तक रसाई कैसे हासिल करेंगे। पांचवा जो है वो है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी थ्रू ब्रिटिश लाइब्रेरी। सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी थ्रू ब्रिटिश लाइब्रेरी ये क्या चीज़ है, इसके मतलब हम कैसे ऑपरेट करेंगे, इससे कैसे फ़ायदा हासिल करेंगे, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू पाकिस्तान रिसर्च रिपोजिटरी। पाकिस्तान रिसर्च रिपोजिटरी मतलब जितना भी पाकिस्तान में रिसर्च होता है उसके थीसिस जो है वो कहाँ पर पड़े होते हैं और हम उसको कैसे एक्सेस करेंगे, इसके बारे में भी आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो ये है हमारे आज के ऑब्जेक्टिव्स। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि डिजिटल लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, ई बुक्स, ई जर्नल्स, वीडियोस, ऑडियोस एंड इमेजेस एटसेट्रा that provides direct or indirect access to systematically organized collection of digital objects। ठीक है, तो डिजिटल लाइब्रेरी की डिफिनीशन जिसमें मतलब ये है कि वो कलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज की जिसमें ई बुक्स हो, ई जर्नल्स हो, वीडियोस और ऑडियोस, इमेजेस हो, ठीक है, और उसको हम एक्सेस करें डायरेक्टली अपने सिस्टम से या इनडायरेक्टली थ्रू इंटरनेट और लोकल एरिया नेटवर्क। और वो जितनी भी कलेक्शन है ये ऑर्गेनाइज्ड हो, सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड हो, जिसमें हम सर्च करें और हमें जो हमारे रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो डिस्प्ले हो जाए और उसको हम रीड कर सकें और उसको हम यूज़ कर सकें या उसको हम डाउनलोड कर सकें। तो इसको कहते हैं डिजिटल लाइब्रेरी। फिर है कि हायर एजुकेशन कमीशन की जो डिजिटल लाइब्रेरी है एक प्रोग्राम था, किस चीज़ के लिए, ताकि जितने भी स्कॉलरली ई लिटरेचर है, जितना भी जो मतलब रिसर्च जर्नल्स हैं या बुक्स हैं उन तक रसाई हासिल कर सकें। HEC नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इज अ प्रोग्राम टू प्रोवाइड एक्सेस टू इंटरनेशनल स्कॉलरली ई लिटरेचर। इंटरनेशनली मतलब जो स्कॉलरली ई लिटरेचर है उस तक हम रसाई हासिल कर सकें और उसको हम यूज़ कर सकें। ये असल मतलब मकसद है हायर एजुकेशन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का। प्रोवाइडिंग एक्सेस टू हाई क्वालिटी पीयर रिव्यूड जर्नल्स, ठीक है, जो मतलब हाई क्वालिटी के जो हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स हैं, जो पीयर रिव्यूड जर्नल्स हैं, उसको हम क्या करें, एक्सेस कर सकें। जो मुख्तलिफ डेटाबेसेस हैं हमारे पास जिसमें बुक्स और जर्नल्स वगैरह पढ़ें, उसको एक्सेस कर सकें। उनमें जितने आर्टिकल्स हैं, ई बुक्स हैं, ठीक है, और मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स में हैं, बहुत सारी वेराइटी है उसमें, मुख्तलिफ डिसिप्लिन जो है उसमें पढ़े हैं। तो इन तक रसाई के मतलब हमें प्रोवाइड करती है कौन, HEC डिजिटल लाइब्रेरी। रिसर्चर्स को प्रोवाइड करती है जो पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में एनरोल्ड हो, या कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको भी हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो अपनी डिजिटल लाइब्रेरी की एक्सेस प्रोवाइड करता है। अब डिजिटल लाइब्रेरी में वी हैव मोर देन 1,58,000 फुल टेक्स्ट बुक्स, ठीक है, और इसके अलावा अराउंड 23,000 ई जर्नल जो है वो अवेलेबल है हायर एजुकेशन कमीशन की डिजिटल लाइब्रेरी में। टाइप्स ऑफ ई रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय HEC डिजिटल लाइब्रेरी। कौन कौन से रिसोर्सेज हमें ई रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है डिजिटल लाइब्रेरी, जो हायर एजुकेशन कमीशन की डिजिटल लाइब्रेरी, उसमें 3 किस्म के हमारे पास। अक्सर लोग कहते हैं कि सर हम तो सर्चिंग करते हैं उसमें वो आर्टिकल जो है वो डाउनलोड नहीं होता, हमसे फिर पैसे मांगता है।
तो उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि इसमें जितने भी रिसोर्सेज हैं वो फुली एक्सेसिबल नहीं है। मतलब उसमें क्या है कि उसमें कुछ कुछ नहीं बल्कि मैक्सिमम रिसर्च जर्नल जो हैं या बुक्स हैं वो डाउनलोडेबल हैं। उसको हम कहते हैं फुल टेक्स्ट। ठीक है, ऐसे बुक्स जो फुली डाउनलोडेबल हो। ठीक है, इन फुल टेक्स्ट द होल जर्नल और बुक कैन बी डाउनलोडेड। तो इसमें एक टाइप जो है रिसोर्स की वो क्या है, वो है फुल टेक्स्ट जिसको हम कंप्लीटली डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, पार्शल फुल टेक्स्ट। ठीक है, पार्शल फुल टेक्स्ट में क्या होता है कि उसमें सेलेक्टेड आर्टिकल्स होते हैं। कुछ आर्टिकल्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ आर्टिकल्स आप जो है डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तो जिनकी सब्सक्रिप्शन हायर एजुकेशन कमीशन वालों ने ली होती है उनकी तो उनकी रिसोर्सेज जो है जिनको सब्सक्राइब किया होता है वही आर्टिकल्स हम डाउनलोड कर सकते हैं, ना कि सारे आर्टिकल्स। ठीक है, जिसकी सब्सक्रिप्शन नहीं हुई उसको हम डाउनलोड नहीं कर सकते। तो एक हो गया फुल टेक्स्ट, दूसरा हो गया पार्शल फुल टेक्स्ट। पार्शल फुल टेक्स्ट में कुछ तो आप रिसोर्सेज डाउनलोड कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। टेबल ऑफ कंटेंट्स एब्स्ट्रैक्ट्स ओनली। ठीक है, कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एब्स्ट्रैक्ट जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप उसको रीड कर सकें। और कुछ में हमें टेबल ऑफ कंटेंट्स, अगर फॉर एग्जांपल बुक हैं तो कुछ बुक्स ऐसे हैं जिनके टेबल ऑफ कंटेंट्स हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, कंप्लीट बुक जो है उसमें नहीं होती है। तो इसमें हमें ये ख्याल रखना है हायर एजुकेशन कमीशन की डिजिटल लाइब्रेरी में कि इसमें 3 किस्म के रिसोर्सेज हैं। एक है फुल टेक्स्ट, एक है पार्शल फुल टेक्स्ट, एक है टेबल ऑफ कंटेंट्स या एब्स्ट्रैक्ट्स ओनली। ठीक है, तो ये 3 किस्म के रिसोर्सेज हैं। फिर हम प्रैक्टिकल क्लासेस में जो है वो पढ़ेंगे कि मतलब कैसे हम वो रिजल्ट रिट्रीव करें जो जिसकी प्रोविजन हमें है। ठीक है, मतलब जितने भी फुल टेक्स्ट आर्टिकल्स या बुक्स हैं उनको हम कैसे डाउनलोड करें। तो इंशाल्लाह हम एडवांस जो हम प्रैक्टिकल डिजिटल लाइब्रेरी को पढ़ेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा। अच्छा, स्टेप्स टू एक्सेस HEC डिजिटल लाइब्रेरी, वो कौन से स्टेप्स है जिससे हम डिजिटल लाइब्रेरी तक रसाई हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास इंटरनेट का होना ज़रूरी है। और दूसरा ये कि फॉर एग्जांपल मैं इस्लामिया कॉलेज में हूँ तो इस्लामिया कॉलेज को हायर एजुकेशन कमीशन ने डिजिटल लाइब्रेरी की प्रोविजन दी है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इस्लामिया कॉलेज में बैठ के इसको एक्सेस कर सकते हैं। जो अदर यूनिवर्सिटीज़ में है, ठीक है, हर कोई अपने अपनी यूनिवर्सिटी में बैठ के जो है उसको एक्सेस कर सकता है। तो जो इस्लामिया कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस्लामिया कॉलेज के इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो। फिर वो सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन करें। जो हमारे पास मोज़िला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, सफारी है, मतलब बहुत सारे हमारे पास वेब ब्राउज़र्स मौजूद हैं। तो आप जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं गूगल क्रोम यूज़ करता हूँ तो मैं गूगल क्रोम को ओपन कर लूँगा। फिर उसके बाद जो URL जहाँ पे एड्रेस बार है उसमें हम क्या लिखेंगे, www.digitallibrary.edu.pk। ये डिजिटल लाइब्रेरी की मेन URL है। फिर इसको क्लिक करने के बाद हम इंस्टीट्यूट्स पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़। फिर पब्लिक सेक्टर में हम खैबर पख्तूनख्वा पर क्लिक करेंगे और फिर इस्लामिया कॉलेज पेशावर पर क्लिक करेंगे। या हम ये URL जो है इसको भी यूज़ कर सकते हैं, बजाय कि हम ये सारे स्टेप्स करें हम इस तरह भी कर सकते हैं कि www.digitallibrery.edu.pk/islamia_call_uni.html। ये अगर हम अपने पास बुकमार्क में स्टोर कर लें तो हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे हम इस्लामिया कॉलेज की रिसोर्सेज जो है वो हमारे लिए ओपन हो जाएंगी। तरीका यह है कि आप अपना ब्राउजर ओपन करें और इसमें आप देख रहे हैं कि digitallibrary.edu.pk। जैसे ही आप देखेंगे आपके सामने ये डिजिटल लाइब्रेरी का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले हम इंस्टीट्यूट्स पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट्स पर क्लिक करने के बाद इंस्टीट्यूट्स पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये दूसरा पेज ओपन हो जाएगा जिसमें है पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज या अदर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। तो मैं इस्लामिया कॉलेज पेशावर में बैठा हूँ, मेरा स्टूडेंट जो है वो इस्लामिया कॉलेज पेशावर में है। तो इस्लामिया कॉलेज पेशावर जो है ये पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, तो इसलिए मैं पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी पर क्लिक करूंगा। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज पर क्लिक करने के बाद
खैबर पख्तूनख्वा, चूंकि मैं खैबर पख्तूनख्वा में बैठा हूं तो इसलिए मैं खैबर पख्तूनख्वा पर क्लिक करूंगा और उसके बाद मैं इस्लामिया कॉलेज पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा में जितनी भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं ये ओपन हो गई हैं, तो इसलिए इसमें मैं इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर इस पर क्लिक करूंगा। इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर का जो पेज है वो मेरे सामने ओपन हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर जीशानुल्लाह मेरा नाम है, डिजिग्नेशन है, मेरा ईमेल है, फ़ोन नंबर है। अच्छा, ये आप लोग नोट कर लें कि मतलब जितने भी करस्पॉन्डेंस है डिजिटल लाइब्रेरी, हायर एजुकेशन कमीशन की डिजिटल लाइब्रेरी की टीम के साथ, वो करस्पॉन्डेंस इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू होगी। ठीक है, मतलब जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं इस्लामिया कॉलेज के या हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, तो जो हमारे रिसर्चर्स हैं वो क्या करेंगे, वो उनको अगर कोई रिसोर्स चाहिए तो वो मुझे ईमेल करेंगे, मैं फिर फॉरवर्ड करूंगा हायर एजुकेशन कमीशन वालों को। मतलब मैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव काम करूंगा। तो जो भी इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेटिव होता है उनको आपने कांटेक्ट करना होता है किसी भी डिजिटल लाइब्रेरी के रिसोर्स में। अगर आप लोगों को किसी किस्म का मसला आ रहा है तो आप इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेटिव को जो है वो अप्रोच करेंगे। हाउ टू सब्सक्राइब ईजीसी डिजिटल लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में हमने पढ़ लिया है कि उसको मतलब कितने उसमें रिसोर्सेज हैं, उसको कैसे एक्सेस करते हैं। अभी जब आप ईजीसी डिजिटल लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उसके तरीक़ाकार ये है कि उसकी बेसिक 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आप देख लें कि एजुकेशनल या रिसर्च इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट होनी चाहिए और स्टैटिक आईपी होनी चाहिए। ये 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं कि मतलब ये है कि जो भी इदारा ईजीसी डिजिटल लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करना चाहता है तो ये ज़रूरी है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो या रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूशन हो। दूसरा, उस इदारे का वेबसाइट होना चाहिए। तीसरा, कि उसके पास जो भी इंटरनेट का कनेक्शन है उसकी स्टैटिक आईपी होनी चाहिए। ये 3 रिक्वायरमेंट है टू सब्सक्राइब ईजीसी डिजिटल लाइब्रेरी। अब सब्सक्राइब करने का तरीका यह है कि आप www.digitallibrary.edu.pk ये एड्रेस लिखेंगे और जब ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा तो इसमें आप इधर देखें जो मैंने सर्कल किया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर क्लिक करेंगे। आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, एक किस्म का एफिडेविट आप इसको कह सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए या कोई भी रिसर्च बेस्ड इदारा हो, पब्लिक हो या प्राइवेट हो। ठीक है, कमर्शियल पर्पस के लिए वो जो है इदारा काम ना करता हो, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए काम करता हो, तो वो इसको क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकता है। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद आप प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर जब ये टर्म्स एंड कंडीशन आप सारे पढ़ लें उसके बाद आई एग्री का एक है ऑप्शन, आप आई एग्री पर क्लिक कर लें। तो जैसे आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास ये एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा। यह एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप डाउनलोड, जो मैंने इनसर्कल किया है, इस डाउनलोड पर आप क्लिक कर लें। तो डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आपके पास एमएस वर्ड में एक डॉक्यूमेंट जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो उस डॉक्यूमेंट को जब आप ओपन करते हैं तो आप इधर देख सकते हैं उस डॉक्यूमेंट में आप इधर देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन टाइप, कि आपके इंस्टीट्यूशन पब्लिक है, प्राइवेट है या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए वो यूज होता है या कोई अदर है, तो उसको आप स्पेसिफाई कर लें। फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर, तो आप इस पर क्लिक करने। फिर एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो अगर आपका इंस्टीट्यूशन जो है वो अटैच्ड है या एफिलिएटेड है किसी और यूनिवर्सिटी के साथ, तो वो भी आप इधर लिख सकते हैं कि एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है, किससे एफिलिएशन हुई वो भी आप लिख सकते हैं। चार्टर्ड बाय ईजीसी रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है, तो अगर ईजीसी रिकॉग्नाइज्ड है तो यस लिख लें, नहीं है तो नो लिखें। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, अपने इदारे का नाम लेके, फॉर एग्जांपल मैं इस्लामिक कॉलेज में हूँ तो मैं इस्लामिक कॉलेज पेशावर लिखूंगा। फुल पोस्टल एड्रेस, जो मेरे इदारे का पोस्टल एड्रेस होगा वो इधर हम लिखेंगे। फिर उसके बाद स्टैटिक आईपी, आईपी के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि आप फॉर एग्जांपल पीटीसीएल वालों से आपने
इंटरनेट का कनेक्शन लिया है अपने इदारे के लिए, तो आप उनको कह देंगे एप्लीकेशन लेके उनको कि हमें स्टैटिक आईपी चाहिए, तो आपको एक स्टैटिक आईपी प्रोवाइड करेंगे, वो आईपी आप इधर लिख लें, ठीक है, जो भी आपकी स्टैटिक आईपी होगी, क्योंकि आपके इदारे की पहचान इस आईपी पे होगी। एप्लीकेंट नेम, कौन अप्लाई कर रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लाइब्रेरियन है तो आप एप्लीकेंट नेम में अपना नाम लिख लें। एप्लीकेंट डिजिग्नेशन, अपना डिजिग्नेशन लिखें। एप्लीकेंट ईमेल एड्रेस, ठीक है, तो वो भी आप लिख लें, जो आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने क्रेडेंशियल्स जो है वो इधर लिख लें। इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट, अपने वेबसाइट का एड्रेस आप इधर लिख लें। कॉन्टेक्ट पर्सन नेम एंड डिजिग्नेशन इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, अगर ये आप किसी कॉलेज में है या किसी यूनिवर्सिटी में कॉलेज में है तो आपने प्रिंसिपल से कहें कि वो एप्लीकेंट नेम में अपना नाम, डिजिग्नेशन और ईमेल एड्रेस लिखें, और इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट भी अपने इदारे का लिखें, और ये जो इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेटिव जो है जो करस्पॉन्डेंस करता है उसका आप इधर लिख लें। फॉर एग्जांपल आप लाइब्रेरी में तो अपना नाम आप इधर लिख लें। कॉन्टेक्ट पर्सन ईमेल, अपना ईमेल एड्रेस भी इधर लिख लें, पोस्ट कोड, टेलीफोन, सेल नंबर, फैक्स अगर हो तो वो भी लिख लें। यूर रिसर्च प्रेफरेंसेस, आपकी फॉर एग्जांपल आप किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी से हैं तो आपको डेफिनेटली मेडिकल रिसर्च जर्नल जो है या बुक्स चाहिए होंगे, तो आप रेफरेंसेस में आप मेडिकल साइंसेज लिख लें। आपकी यूनिवर्सिटी अगर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है तो आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लिख लें। आपकी यूनिवर्सिटी जनरल यूनिवर्सिटी है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो जितने भी डिपार्टमेंट से आप लिख लें कि मेरे इन फील्ड्स के साथ, फॉर एग्जांपल सोशल साइंसेज, प्योर साइंसेज, अप्लाइड साइंसेज, जो जो डिसिप्लिन आपके उसमें पढ़ाए जाते हैं वो आप सारे लिख लें कि मेरी प्रेफरेंसेस जो है ये होंगे, ताकि उसके मुताबिक आपको रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड किए जाए। आईटी कांटेक्ट पर्सन नेम एंड डिजिग्नेशन, ठीक है, जो आपकी आईटी डायरेक्टर है या जो भी आईटी को डील कर रहा है तो आप उसका कांटेक्ट नंबर, उसका नेम और डिजिग्नेशन भी इधर लिख लें, और कांटेक्ट नंबर और ईमेल, ताकि अगर कोई भी इशू आपको हल ना कर सके, आपको कोई मसला आ रहा है तो आईटी वाले फिर उसको वो कर सकते हैं। सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, अगर आप यूनिवर्सिटी में अपना रजिस्ट्रार की तरफ से भेज रहे हैं तो रजिस्ट्रार का सिग्नेचर इधर लिख लें, मतलब उस सिग्नेचर उससे ले लें, या आप किसी कॉलेज में है तो प्रिंसिपल से, या किसी और इंस्टीट्यूशन में है तो आपने डायरेक्टर से आप इधर सिग्नेचर और डेट जो है वो ले लें। फिर सिग्नेचर विद स्टैम्प ऑफ द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, अगर यूनिवर्सिटी में है तो आप वाइस चांसलर का जो है स्टैम्प यूज करें और उससे सिग्नेचर इधर ले लें। अगर आप किसी इधर लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल आपका कौन हो सकता है हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, वाइस चांसलर हो सकता है, रेक्टर हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, ठीक है, किसी भी मतलब उसका, तो जो भी आपका हेड है उसका स्टैम्प और साइन आप इधर वो ले लें। तो ये फॉर्म आप फिल कर लें और इसको आप बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं, या इसको आप स्कैन करके सॉफ्ट फॉर्म में भी आप भेज सकते हैं कंसर्न बंदे को। अब कंसर्न बंदा कौन है, जिसको आपने भेजना है, तो कंसर्न बंदा आप इधर देख लें, जो इधर लिखा हुआ है कि एन एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब डाउनलोड एन एप्लीकेशन फॉर्म, फिल दी रिक्वायर्ड डिटेल्स एंड सेंड टू मिस्टर मोहम्मद आसिम, मिस्टर मोहम्मद आसिम खान, मेंशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म इन सब्जेक्ट लाइन, ठीक है, ये क्या है, एम आसिम @etc.gov.pk, आप इसको अपने एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दें, ये अपने प्रोसेस करके आपके इदारे को आपके आईपी बेस्ड रजिस्ट्रेशन आपको दे देगी। तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप जब भी डिजिटल लाइब्रेरी को यूज करेंगे और इंस्टीट्यूशन में आएंगे तो अपने इदारे का नाम आप उधर जो है पाएंगे। तो आप क्या करें, इस तरह ये था तरीक़ाकार कि आप एक ETC डिजिटल लाइब्रेरी को कैसे मतलब वो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, या उसकी एक्सेस कैसे हासिल कर सकते थे। तो ये तरीकाकार मैंने आप लोग को बता दिया, इस तरीके से आप ETC डिजिटल लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लासेस में इंशाल्लाह हम और भी ETC डिजिटल लाइब्रेरी में जितने रिसोर्सेस हैं उनको, हर एक रिसोर्स को अलग अलग जो है हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोग को कोई भी मसला हो तो आप लोग कमेंट्स में दे सकते हैं, किसी मतलब डिजिटल लाइब्रेरी के हवाले से या किसी भी ऑटोमेशन के हवाले से आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पोस्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसके मुताबिक आपके लिए एक वीडियो बना के अपलोड करूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, अल्लाह हाफिज़।